वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2024 क्लास 10th का सेट 3 डिस्कस करने वाले हैं। सेट 1 और 2 हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सेट 3 के अंदर हम केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपके सेट 1 से डिफरेंट हैं। सेम वाले क्वेश्चंस जो दोनों सेट के अंदर सेम है उन्हें आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर, दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, दिस इज 1, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास होता है that is 2 and smallest odd composite number हमारे पास होता है 9। अब इनका एलसीएम निकालना क्वाइट इजी टास्क है। 2 इंटू में 9, यहां पे क्या आ गया 18। तो इनका जो एलसीएम है वो हमारे पास 18 आ रहा है। दैट मीन्स आप ऑप्शन डी को इसके अंदर टिक करेंगे। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है हमसे, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 5n by 9 देन द वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू क्या होगी। अब जरा देखिए, हमें जो मीन है वो दे रखा है, मीन वो दे रखा है 5n by 9। मैं आपसे कहूं कि मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कि जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है उनका सम और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। अब वो कह रहा है कि मीन किसका, n नेचुरल नंबर्स का। तो n नेचुरल नंबर्स का क्या कर देंगे हम, यहां पे सम कर देंगे। दैट विल बी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नेचुरल नंबर हैं, n नेचुरल नंबर है। और हम आपसे कहें कि n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, वो हम आपसे कहें वो होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और अपॉन में n की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी n इंटू n प्लस 1 बाई 2n। आप बोले सर कैसे निकाल लिया, ये तो फॉर्मूला होता है। अगर आप चाहो तो एपी का भी यूज कर सकते हो। कैसे, क्योंकि यहां पे फर्स्ट टर्म है हमारी 1, कॉमन डिफरेंस क्या है, वो भी 1 है, 2 माइनस 1 इज 1। और एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे आ गया n बाई 2 2 प्लस n माइनस 1। 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 हो गया। n बाई 2 इंटू n प्लस 1। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स आप चाहो तो फॉर्मूला सीधा पुट कर लो या फिर एपी का भी आप यूज कर सकते हैं। अब देखो यहां पे एक मीन हमने निकाला है, एक क्वेश्चन में दे रखा है। क्योंकि है दोनों मीन तो आपस में इक्वल होंगे। तो हमारा जो मीन है वो आ रहा है, यहां n से n कैंसिल कर लो, n प्लस 1 बाई 2। तो जो हमारा मीन है वो आ रहा है n प्लस 1 बाई 2 और जो क्वेश्चन में दे रखा है वो आ रहा है 5n बाई 9। क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पे आ जाएगा 9n प्लस 9 और यहां पे आ गया 10n। 9n को इधर ले आओ तो यहां पे आ गया 10n माइनस 9n, n इज इक्वल टू 9। तो जो n की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है, 9 यहां पर आ गई है। क्वाइट सिंपल था, एक मीन क्वेश्चन में दे रखा है, एक हम निकाल रहे हैं। क्योंकि दोनों सेम डाटा के मीन है तो आपस में इक्वल होंगे और वहां से कंपेयर करके हमने इसकी वैल्यू निकाल दी है। क्वेश्चन 3 देखिए, इफ 5 tan थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है तो देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये हमें यहां पर बताना है। आप जरा समझें कि
कि यहां 12 को हम इस तरफ ले आए, तो 5 tan थीटा इज इक्वल टू 12, यहां 5 डिवाइड में आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 12 बाई 5। हमारे पास रूल क्या होता है, पी बी पी ओवर एच एच बी। तो यहां पे tan के लिए बात करें तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहां से आप कंपेयर करके परपेंडिकुलर को लिख सकते हो 12 के और बेस को लिख सकते हो 5 के। आप पूछे सर 5 के क्यों लगाया, आप सीधा 12 भी तो लिख सकते हैं। देखिए हमें नहीं पता कि ये परपेंडिकुलर यहां पे 12 था या फिर ये इस तरीके से प्रेजेंट था 24/10। हो सकता है कि ये 24/10 रहा हो और 2 से कैंसिल करके ये 12/5 बन गया हो, तो हम तो नहीं कह सकते ना। तो हम अपनी तरफ से के लगा रहे हैं यहां पर जब रेशियो दे रखा होता है कि ये के टाइम कैंसिल होके आपका 12 और 5 बना होगा, तो आप इसके साथ के लगाएंगे, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 12 के का स्क्वायर प्लस 5 के का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे आ गया 144 के स्क्वायर और 25 के स्क्वायर, यानी 169 के स्क्वायर। ये स्क्वायर आप इधर ले आओगे, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू रूट 169 के स्क्वायर। रूट 169 के स्क्वायर का रूट यहां पे आ गया 13 इंटू के, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 13 की आ गई। अब वो हमसे कुछ भी पूछ ले, परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस हमें पता है और हाइपोटेन्यूस हमें पता है, वो पूछ रहा है साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या कैसे मिलेगी, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर इज 12 के और हाइपोटेन्यूस इज 13 के से के कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, वो हमारे पास 12/13 आ गई है। एक बार आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे ना, फिर साइन कॉस टेन कुछ भी वो आपसे पूछ ले, सभी आप उसे यहां पर बता पाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में आप ऑप्शन बी को इसके अंदर यहां पे टिक करेंगे, दैट इज 12/13 आपको दे रखा है। क्वेश्चन 9 देखिए, द 14th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। हमारे पास जो एपी है, हम कह रहे हैं कि यहां पे जो एपी है वो हमें दे रखा है -11, -8, -5, 49। अब यहां पे आप पहले तो ये पता लगा लो कि इस एपी में टर्म्स कितनी होंगी। हमारे पास यहां पे फर्स्ट टर्म है दैट इज माइनस का 11, डी निकालोगे a2 माइनस का a1, यानी माइनस का 8 माइनस ऑफ -11, -8 प्लस का 11 दैट इज 3। ये हमारे पास क्या आ गया है, डी आ गया है। ए एन हमें क्या दे रखा है, दैट इज माइनस का 49, सॉरी ये प्लस का 49 है, दैट इज प्लस का 49। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। ए हमारे पास है -11, n -1, d हमारे पास क्या है, दैट इज 3 इज इक्वल टू 49। इधर ले आओ, n -1 इज इक्वल टू 3, 49 प्लस 11, तो यहां पे आ गया 0, 60। डिवाइड में ले आओ, n -1 इज इक्वल टू 60/3, ये आ गया 20। इधर प्लस का 1 तो n हमारे पास आ गया 21, यानी कि इस एपी में हमारी क्या है 21 टर्म्स है। बट वो ना आपसे सामने से 14th टर्म नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है पीछे से गिन के 14th टर्म निकाल लो। तो आप क्या करेंगे जरा समझो, मान लो एक एपी है 1 2 3 4 5 6 ले लो, सामने से जो चौथी टर्म है, सामने से जो फोर्थ टर्म है वो पीछे से क्या है, आपकी थर्ड टर्म है, पीछे से क्या है, थर्ड टर्म है। अब ये तो हम गिन पा रहे हैं, जैसे वो कह रहा है कि पीछे से तीसरी टर्म निकाल दीजिए, तो आप गिन लेंगे कि पीछे से तीसरी टर्म यानी फोर्थ, और वो सामने से क्या है, चौथी टर्म है। आप
तो हम सामने से कोई भी टर्म पूछ ले वो निकालना इजी है, बट इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? टोटल टर्म कितनी है, टोटल टर्म माइनस जो भी वो टर्म पूछ रहा है उसमें 1 ऐड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा 3 + 1, यानी कि पीछे से तीसरी जो टर्म है वो सामने से फोर्थ टर्म आपके पास होगी। तो वो कह रहा है 14th टर्म फ्रॉम एंड, 14th टर्म फ्रॉम एंड, 14th टर्म फ्रॉम एंड क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 21 माइनस कौन सी पूछ रहा है आपकी? 14th प्लस 1 ऐड करेंगे वहां पे, सो इट विल बिकम, यहां पे हो गया दिस इज 22, 22 माइनस 14 इज 8, 8th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि जो पीछे से आपकी 14th टर्म है ना, वो सामने से क्या है? आपकी 8th टर्म है। तो आप ये निकालोगे, A8 आ जाएगा, A8 होता है A + 7D, A हमारे पास है -11, 7 इंटू में 3, -11 प्लस का 21 और ये 10 आ गया, यानी कि जो पीछे से आपकी 14th टर्म है वो 10 होगी। दैट मींस आप ऑप्शन बी को यहां पर टिक करेंगे। ये कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए कि पीछे से कोई भी टर्म निकाल रहे हैं, टोटल टर्म्स माइनस वो टर्म प्लस 1, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो सामने से कौन से नंबर की टर्म है, और सामने से फिर कोई भी टर्म वो आपसे पूछ ले, वो तो क्वाइट इजी टास्क है आपके लिए बताना। कोई भी टर्म आप यहां पर बता सकते हैं। क्वेश्चन 10 देखिए, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 times द हाइट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? हमारे पास कोई टावर है, वी हैड अ टावर, मान लो उसकी जो हाइट है वो ए बी है, बी सी शैडो है, और सी पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे थीटा बन रहा है। तो हमें ये थीटा बताना है कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। अब जरा समझिए, वो कह रहा है कि हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू में, ओके यहां पे वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो, या फिर इन्हें हम नोटेट कर देते हैं, वो कह रहा है लेंथ ऑफ शैडो इज √3 times द हाइट ऑफ टावर। ये क्वेश्चन में वो कंडीशन कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ शैडो है वो हाइट ऑफ टावर के √3 times है। हाइट ऑफ टावर कुछ एक वैल्यू होगी, तो उसे आप यहां पे लिख सकते हो। तो लेंथ ऑफ शैडो अपॉन हाइट ऑफ टावर वो आपके पास क्या होगी? देखिए, लेंथ ऑफ शैडो मतलब BC और हाइट ऑफ टावर मतलब AB, वो आपको √3 मिल गया, यहां पे बचेगा √3, इसे मान लो फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल ABC ले लो, इन ट्रायंगल ABC, BC अपॉन में AB, BC क्या है? एंगल से 90 डिग्री की तरफ मूव कर रहे हैं बेस, उससे अगली साइड परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। रूल क्या होता है? PBP ओवर HHB, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा। दिस इज, इसको नाम दे दो आप फर्स्ट और इसको नाम दे देना सेकंड। अब देखो तो BC ओवर AB किसके इक्वल है? √3 के इक्वल आ रहा है, और यहां पे BC ओवर AB किसके इक्वल आ रहा है? कॉट थीटा के इक्वल आ रहा है। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहां पे जो कॉट थीटा है वो √3 हो गया। √3 कॉट किस पे होता है आपका? 30 डिग्री पे, √3 को कॉट 30 लिख सकते हो। तो कॉट थीटा आ गया कॉट 30
आप बोलें कि इन दोनों एंगल्स की कॉटेंजेंट कॉट वैल्यू इक्वल है, तो थीटा भी जो एंगल है वो भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमारे पास यहां पे 30 डिग्री आ रहा है। सो 30 डिग्री विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां पे हम ऑप्शन ए को इसके अंदर यहां पे टिक करेंगे। क्वेश्चन 11 देखिए, what is the probability that number selected randomly from the numbers 1 to 15 is a multiple of 4? कि 1 से 15 तक के नंबर्स दे रखे हैं, उनमें से जो नंबर आप चूज कर रहे हो वो 4 का मल्टीपल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो गिवन नंबर्स आर, जो गिवन नंबर्स हैं वो हमारे पास हैं 1 2 3 अप टू 15। अब जरा यहां चेक करिए कि हमारे पास 4 का मल्टीपल पूछ रहा है। लेट ई डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 4, कि हमें एक मल्टीपल ऑफ 4 मिले। इस इवेंट को हमने क्या नाम दिया है, आपका ई नाम दे दिया। तो ई के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 4 के मल्टीपल मतलब जो 4 की टेबल में आते हैं। तो सबसे पहला तो 4 ही हो गया, फिर उसके बाद 8 हो गया, फिर उसके बाद 12 हो गया, एंड यहां पे इसके अलावा तो कोई और प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उससे अगला आएगा 16 जो इन नंबर्स में प्रेजेंट ही नहीं है। तो जो इन नंबर्स में है 4 के मल्टीपल वो लिखने हैं। अब इस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हमारे पास क्या होगा? आपका फॉर्मूला होगा। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? वो है 15। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/5। यानी कि हमें 1 से 15 तक के नंबर्स में से 4 का मल्टीपल मिले, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या आ रही है? 1/5। और ऑप्शंस को आप देखें तो 3/15, यानी कि ऑप्शन सी को आप इसके अंदर यहां पे टिक करेंगे। क्वेश्चन 21 देखिए, द किंग क्वीन एंड एस, 3 कार्ड्स हैं, किंग क्वीन और एस ऑफ क्लब एंड डायमंड। क्लब और डायमंड के ये तीनों कार्ड्स, क्लब के भी तीनों और डायमंड के भी तीनों, उस डेक में से रिमूव कर दिए गए, यानी कि टोटल 6 कार्ड्स डेक में से रिमूव हो गए हैं। एंड द रिमेनिंग कार्ड्स आर सफल्ड, और रिमेनिंग कार्ड्स को क्या कर दिया गया है? सफल। ए कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो रिमेनिंग कार्ड्स में से कोई भी कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले हम टोटल कार्ड्स के लिए करते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास? टोटल कार्ड्स हमारे पास होते हैं 52। एंड इसके बाद हम बात करें तो कार्ड्स रिमूव्ड, कितने कार्ड्स रिमूव हुए हैं जरा देखिए। क्लब के, किंग क्वीन और एस क्लब के 3 हो गए, किंग क्वीन और एस डायमंड के 3 ये हो गए, यानी 6 कार्ड रिमूव हो गए। तो नाउ टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स, तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने हैं? रिमेनिंग कार्ड्स हैं 52, 6 निकाल दिए, वो हो गए 46। पहला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्लब। तो क्लब का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मैं ये मान लेता हूं, लेट ई डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्लब। क्लब का एक कार्ड मिले,
इस बात को हमने क्या बोल दिया, ई इवेंट बोल दिया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो होगा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब जरा आप चेक करिए फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी। मैं आपसे कहता हूं कि क्लब के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 13। इनफैक्ट हर एक तरह के 4 शूट प्रेजेंट होते हैं उसमें, क्लब, डायमंड, हार्ट, एंड सभी के क्या है यहां पर 13 कार्ड होते हैं। और क्लब के 3 पहले ही निकाल चुके हैं, तो अब क्लब के कार्ड कितने बच गए, 10 बच गए। तो फेवरेबल कितने हो गए, 10, और टोटल कितने हैं अब 46। तो आप इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 5 23, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गई 5/23। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर्ड कार्ड। रेड कलर कार्ड मिले, लेट एफ डिनोट्स द इवेंट of getting a red color card। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ का निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला, आप, मैं डैश लिख रहा हूं, आप फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए रेड कलर के कार्ड होते कितने हैं, रेड कलर के कार्ड होते हैं, एक तो होता है हार्ट जिसे हम पान कहते हैं, 13 कार्ड्स तो इसके होते हैं, और एक होता है हमारे पास डायमंड, दिस इज हार्ट एंड दिस इज डायमंड जिसे ईंट बोला जाता है, इसके भी 13 कार्ड्स होते हैं। अब यहां पे वो कह रहा है कि किंग, क्वीन एंड एस ऑफ क्लब। अब जो क्लब होता है ना वो तो होता है आपका ब्लैक कलर का, यानी उसके कार्ड से हमें कोई दिक्कत नहीं। 3 कार्ड आपके डायमंड के भी निकाले गए हैं, 3 कार्ड डायमंड के भी निकाल दिए गए हैं वहां से। तो अब डायमंड के पास कार्ड कितने रह गए, 10, और इसके पास पूरे 13 हैं, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। यानी अब रेड कलर के जो कार्ड है वो 13 + 10, यानी फेवरेबल कार्ड कितने हो गए, 23, और टोटल हैं 46, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। यहां पर समझने का टास्क यही है कि किसके कितने कार्ड रिमूव हो गए, कितने बच गए हैं। तो फिर प्रोबेबिलिटी निकालने का एक ही फॉर्मूला, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्वेश्चन 24 देखिए, if alpha and beta are the zeros of the polynomial px is equal to 5x square minus 6x plus 1, then the value of alpha plus beta plus alpha beta। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, द गिवन पॉलिनोमियल इज, हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है जिसे हम px कह रहे हैं वो है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अगर आप इसे फर्स्ट नाम दें, जरा देखिए निकालना क्या है, निकालना है हमें अल्फा बीटा, अगर इसके जीरोज हैं अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये तो देखिए सम ऑफ जीरोज है और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर मुझे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिल जाए तो मैं उन दोनों का सम कर दूंगा और ये जो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू वो मुझसे पूछ रहा है वो हमें मिल जाएगी। तो यहां पे इसको कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, कंपेयरिंग वन विद इसके साथ, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 5, b है इसका कोफिशिएंट माइनस का 6, c है इसका कोफिशिएंट दैट इज 1। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है माइनस का b अपॉन a। अगर ये जनरल फॉर्म है तो माइनस का b, ये वह माइनस फॉर्मूले वाला, और ये b में माइनस है, अपॉन a यानी 5 दैट इज 6 अपॉन 5। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c अपॉन a,
यानी कि 1/5। हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर आ गया 6/5, अल्फा बीटा के प्लेस पर आ गया 1/5। ऐड कर लोगे, एलसीएम आ गया 7/5। यानी इस टर्म की जो वैल्यू है वो हमारे पास 7/5 यहां पर आ रही है। तो इस टर्म की जो वैल्यू है वो 7/5 हमें मिल गई है। क्वेश्चन 26 देखिए, वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट, हमें क्या करना है, प्रूव करना है tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो इस टर्म को मुझे इसके इक्वल प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए पहले हम इसकी LHS लेंगे और फिर उसको RHS के इक्वल बनाएंगे। तो टेकिंग LHS, हमने LHS यहां पे ले ली, तो वो है tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब नीचे वाले पार्ट को नहीं छेड़ना। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और तो मुझे कोई आइडेंटिटी यहां नहीं दिख रही जो लग जाएगी, तो मैं उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि यही मेथड है। अगर आपको कोई आइडेंटिटी दिख रही है तो लगाओ, वरना साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। ऊपर एलसीएम लोगे तो ऊपर एलसीएम आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से डिवाइड करोगे तो यहां बचेगा साइन, वो हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन से डिवाइड करोगे ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में 1 भी लिख सकते हो। 1 ऊपर चला जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगी। तो यहां पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब इनकी मल्टीप्लाई आपस में होगी साइन इंटू साइन, या फिर मैं लिख देता हूं एक बार, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये भी मल्टीप्लाई में आ गया ये वाली टर्म साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जरा चेक करिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब कुछ नहीं करना, ये जो डेनोमिनेटर में टर्म है उसे दोनों के अपॉन में लिख सकते हैं। तो एक बार लिख दो इसे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां ये कैंसिल हो गया, यहां ये कैंसिल हो गया। 1 अपॉन कॉस होता है सेक, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऊपर जाके बन जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। और आप चेक करें तो यही RHS हमें दे रखी थी, तो हमने इसे प्रूव यहां पर कर दिया है। ये एक क्वाइट सिंपल टास्क था, केवल tan और cot को हमने क्या कर लिया है, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, और फिर केवल कैलकुलेशन करके हमें RHS जो है वो यहां पर मिल गई है। क्वेश्चन 27 देखिए, A sector is cut from a circle of radius 21 centimeter. The central angle of sector is 150 degree. Find the length of the arc of this sector and the area of sector. तो length of arc और area of sector निकालना है। We had a circle जिसकी की जो रेडियस है वो आपकी 21 सेंटीमीटर है, और जो सेंट्रल एंगल है ना वो 150 डिग्री का बन रहा है। आप लिख दोगे रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल जो है वो 150 डिग्री का बन रहा है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा है 150 ओवर 360 इंटू 2 इंटू 22/7, आर इज 21। मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से 3 टाइम
0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 से 3 टाइम, और सॉरी 3 से 5 टाइम, 3 से 5 टाइम, और 3 से 12, 2 से 6, 3 से 2 टाइम, 2 से 11, 11 इंटू 5 इज 55 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ आर्क है वो आ गई 55 सेंटीमीटर। वो कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर और निकाल दीजिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा अभी भी 150, 360 और 22/7, आर इज 21 इंटू 21। 0 से 0, 3 से 5, 3 से 12, 7 से 3, 3 से 4, 2 से 11 और 2 से 2 टाइम्स हो गया। अब और कैंसिल नहीं होगा, यहां पे आ गया 5 इंटू 231/2, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 2 7 जा 14, 1 एंड 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। ये एक क्वाइट सिंपल टाइप का क्वेश्चन था जहां पे हमने लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यूज किया और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज किया और सिंपल वैल्यूज पुट करके हमें यहां पर रिजल्ट्स मिल गए हैं। क्वेश्चन 34 देखिए, फ्रॉम अ विंडो 30 मीटर्स हाई अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट। कोई भी गली है, वहां पर कोई विंडो जो है वो आपका 15 मीटर्स अबव है। लेट्स से ये आपका ग्राउंड है यहां पे ए पे और ये बी, यहां इस बी पॉइंट पे कोई विंडो है आपका। वो कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट आर 30 एंड 45 डिग्री। अब जरा देखिए, ये तो सिंपल है कि जहां से वो देख रहा है, अगर वहां से, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हमें ऊपर देखना पड़ता है। मतलब जो यहां पे बीच में आपका क्या है, गली है, और जो दूसरी तरफ, गली के दूसरी तरफ घर है, वो मान लिया उसकी हाइट क्या है, सीडी है, दैट इज सीडी मान ली, क्योंकि वो ऊंचा होगा इससे। और ये ग्राउंड के पैरेलल लाइन है जिसे हम ई बोल रहे हैं आपका। वो कह रहा है कि इस पॉइंट से इस घर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है आपका 30 डिग्री, एंड जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसके फुट का वो है 45 डिग्री। क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस। तो उस हाउस की जो अपोजिट में हाउस है उसकी हाइट बता दो। क्योंकि जो ये बीए है वो 15 मीटर है, तो ईसी भी क्या हो गया, 15 मीटर हमारे पास हो गया। मतलब हाउस की हाइट बताने के लिए मुझे केवल डीई की वैल्यू चाहिए, और डीई की वैल्यू जैसे मिल जाएगी दोनों को ऐड कर दूंगा तो हाइट ऑफ द हाउस मिल जाएगी। अब आप यहां पे कह दो कि दिस BA is equal to EC, that is 15 मीटर, and AC is equal to BE। जो ये AC और BE है ये इक्वल होंगे। अब देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, हम इस ट्रायंगल BAC में ले लेते हैं। इसकी एक साइड मुझे पता है, एंगल पता है, तो मैं AC निकाल सकता हूं। तो इन ट्रायंगल BAC हमने ले लिया, इन ट्रायंगल BAC हम ले रहे हैं BA अपॉन AC। देखिए हमारे पास रूल क्या होता है, PBP ओवर HHB। चेक कैसे करेंगे, एंगल से 90 डिग्री की तरफ मूव कीजिए, पहली साइड बेस, उससे अगली साइड परपेंडिकुलर एंड रेस्ट इज हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, 10 होता है। तो दिस इज 10 और एंगल क्या बन रहा है, 45 डिग्री। 10 45 इज 1, तो BA ओवर AC इज इक्वल टू 1। इस तरफ ले आओ, तो BA और जो AC है ना वो आपस में इक्वल हैं। तो जो हमारा AC है
वो भी क्या हो गया, 15 मीटर हो गया। ये 15 मीटर, तो ये भी क्या हो गया, 15 मीटर हो गया। अब मुझे ये साइड मिल गई, मैं अब लूंगा इन ट्रायंगल डीईबी में, इन ट्रायंगल डीईबी, तो जरा चेक कीजिए, डीई अपॉन ईबी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, डीई अपॉन ईबी इज इक्वल टू में tan 30 डिग्री। डीई जो है वो मुझे निकालना है, ईबी मुझे दे रखा है आपका दैट इज 15, और tan 30 हमारे पास होता है 1/√3। तो डीई इज इक्वल टू 15 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, √3 का कर लो रेशनलाइजेशन, यहां आ गया 15√3 और अपॉन में नीचे हो गया 3 से 5 टाइम, 5 इंटू √3, और क्वेश्चन में कह दिया है कि √3 की वैल्यू यूज करनी है 1.732, मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 10, तो 8.660 सेंटीमीटर मीटर, इतनी हमारे पास क्या आ रही है यहां पे, इस डीई की हाइट आ रही है। मुझे तो निकालना है डीसी, तो मैं यहां पे कह देता हूं हाइट ऑफ द हाउस, हाइट ऑफ हाउस जो है वो है डीसी, डीसी को आप लिख सकते हो डीई प्लस में ईसी, तो डीई हमने अभी निकाला 8.660 को बेशक से ना लिखें, प्लस में 15 ऐड कर दोगे, 15 प्लस 8 इज 23.66 मीटर, जो उस घर की हाइट है वो 23.66 मीटर हमारे पास आ जाएगी। हमारे लिए केवल टास्क था इसे निकालना, और जैसे ही आप इसे निकाल लोगे बात बन जाएगी। क्वेश्चन 35 देखिए, A juice seller was serving his customers using glass as shown in the figure। आपको फिगर दे रखी है कुछ इस तरीके से, वो सिलेंड्रिकल है, और यहां पे ना नीचे इसमें एक इस तरीके से हेमिस्फेयर बना हुआ है, मतलब एक उठा हुआ पार्ट है, इतना पार्ट भरा हुआ है, कवर्ड है। वो कह रहा है द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास इज 5.6 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या दे रखा है हमें, इज 5.6 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसका हाफ दैट इज 2.8 मीटर, तो रेडियस हो गई 2.8, और यहां पे भी रेडियस हो गई 2.8, ये बन गई बात। अब यहां पे वो कह रहा है बट बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच इज रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। इसमें ना क्या है कि एक हेमिस्फेयर वाला पोर्शन रेज हुआ है, वो क्या करता है कि वो इस हेमिस्फेरिकल जो आपका से जो सिलेंड्रिकल ग्लास है उसकी कैपेसिटी को कम कर देता है, क्योंकि अंदर से वो उठा हुआ है तो उसमें जूस कम आएगा। अब इसकी दो कैपेसिटी हो गई, अगर बाहर से आप ग्लास को देखोगे तो बड़ा दिखेगा, लेकिन अंदर उसमें जूस कम आ रहा है, तो एक तो हो गई अपीरेंट वॉल्यूम और एक एक्चुअल वॉल्यूम जो उसमें आ रहा है। तो वो कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ग्लास जो है वो 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द अपीरेंट कैपेसिटी जो दिखाई दे रही है बाहर से, एंड द एक्चुअल कैपेसिटी। अपीरेंट कैपेसिटी तो हमें सिलेंडर दिखाई दे रहा है, जितनी सिलेंडर की वॉल्यूम वो अपीरेंट कैपेसिटी है, तो हम यहां पे लिख देते हैं अपीरेंट कैपेसिटी। अपीरेंट कैपेसिटी वो हमें मिल जाएगी आपका पाई आर स्क्वेयर एच, पाई इज 22/7, आर का स्क्वायर यानी 2.8, 2.8 को लिख सकते हो 28/10 का स्क्वायर इंटू में 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया और 7 से 4 टाइम्स। अब यहां पे आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 88 इंटू 28, 10 को नहीं छेड़ना नीचे क्योंकि ये पूरा तो कैंसिल होगा नहीं और हमें डिवाइड नहीं करना, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे लेकिन डिवाइड नहीं करना हमें, तो 88 और 28 की मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 जो 64 और 6 70 मल्टीप्लाई
2464 कितना आ गया 2464/10 यानी कि 246.4 सेंटीमीटर क्यूब ये हमें वॉल्यूम दिखाई दे रही है बाहर से सिलेंडर की। अब एक्चुअल कैपेसिटी कैसे पता चलेगी? जो हमें पूरा दिखाई दे रहा है उसमें से जो ये जितना इसका वॉल्यूम है वो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे एक्चुअल इसका क्या मिल जाएगा? एक्चुअल कैपेसिटी मिल जाएगी। तो मैं पहले निकाल लेता हूं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, तो हेमिस्फेरिकल पोर्शन की वॉल्यूम क्या होती है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई इज 22/7 एंड आर का क्यूब, आर है 2.8, उसे लिख सकते हो 28/10, 28/10, 28/10। 7 से 4 टाइम, और तो मुझे नहीं लग रहा कुछ कैंसिल पूरा यहां पे हो जाएगा। 10-10 वालों को नहीं छेड़ना, क्योंकि पूरे कैंसिल नहीं होते तब तक हम जीरोस को नहीं छेड़ते। तो यहां पे नीचे आ गया 3 इंटू 1000, 3 जीरोस हैं। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना शुरू करो। ये हो गया 8 की मल्टीप्लाई, 8 2 16 1, 8 2 16 1 7। यहां पे आ गया 28 इंटू 28। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 176 इंटू 28 कर लो। ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई फिर से 28 से कर दो। ये आ रहा है 137984, 137984/3 इंटू 1000। इसको ना 3 से यहीं पे डिवाइड कर देता हूं मैं। देखिए क्या होगा, 3 4 जा 12, 1 आ गया 7, 3 5 जा 15, क्या आ गया 2, 9 ले लो, 3 9 जा 27, क्या आ गया 2, 8 ले लो, 3 9 जा 27, क्या आ गया 1, 4 ले लो, 3 4 जा 12, क्या आ गया 2.0 ले लो, 3 6 जा 12। 3 से डिवाइड करने पे ये आ रहा है 45994.6/1000। अब नीचे 3 जीरोस प्रेजेंट है, मतलब पॉइंट जो है 3 पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3। तो यहां पे आ गया दैट इज 45.9946, या पे आप इसे लिख सकते हो 45.9 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहां एक पॉइंट पोजीशन प्रेजेंट है एक डेसिमल प्लेस तक, यहां भी एक डेसिमल प्लेस तक ले लो। अब हमें निकालनी है एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी मुझे कैसे मिलेगी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, जो उसके अंदर हेमिस्फेरिकल पोर्शन बन रहा है उसकी वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, जरा चेक करिए, वो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आया है 246.4 माइनस 45.9। देखिए जरा, यहां से कैरी लोगे 14 माइनस का 9 इज 5 पॉइंट, यहां पे आ गया आपका 5 माइनस 5 इज 0, 4 माइनस 4 इज 0, यहां पे 2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 200.5 सेंटीमीटर क्यूब उसकी क्या होगी? उसकी एक्चुअल कैपेसिटी होगी। अपेरेंट जो बाहर से दिखाई दे रही है दैट इज सिलेंडर का वॉल्यूम, एंड एक्चुअल है जो टोटल दिखाई दे रही है उसमें जो पोर्शन घिरा हुआ है वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी 200.5 सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगी।